हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आप लोग के सामने, ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है और बहुत से बच्चों को डाउट भी रहता है इसके ऊपर कि कैसे इस चीज़ को अपन रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज। यानी कि जो टेस्ट आप लोग अपने किसी भी कंसर्न एग्जाम्स के लिए देते हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट भी हो सकता है, आपका ऑफलाइन टेस्ट भी हो सकता है, उस टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है आपके प्रिपरेशन के लिए, इसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे भी आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे अपने स्टेट जेई की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी जैसा भी आपका एग्जाम आने वाला है ना, गेट की तैयारी कर रहे हो, ईएससी की तैयारी कर रहे हो, कहने का मतलब है कोई सा भी आपका एग्जाम हो सकता है। अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को आप किस तरीके से अटेम्प्ट करो। उसके लिए हमें टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट देने के पहले आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, या आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है, या आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे कैटेगरी में टेस्ट सीरीज होती है। सब्जेक्ट वाइज भी होती है, चैप्टर वाइज भी होती है ना, कंप्लीट सिलेबस का भी टेस्ट होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे टेस्ट दे रहे हो। तो अगर मान लो कि आपको कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर यहाँ पर टेस्ट दे रहे हो, तो सबसे पहली चीज तो सब्जेक्ट आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए आपके एंड से, जिसमें आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है, जो आपका थ्योरी वाला पार्ट है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आपने इसका एक बार रिवीजन भी किया हुआ है, आपने इसका सब्जेक्ट का एक बार रिवीजन भी किया हुआ है, और साथ में आपने अपने कंसर्न एग्जाम्स के पीवाईक्यूज भी लगाए। जो भी आपका कंसर्न एग्जाम है, उस एग्जाम के आपने पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करें। अगर ये तीन चीजें आपके एंड से एकदम परफेक्ट है, तब आप यहाँ पर आके सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हो। ठीक। अब जो टेस्ट आपको देना है, सबसे पहली बात, वो टेस्ट आपको पूरी ईमानदारी से देना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको कोई चीटिंग नहीं करनी है। कोशिश ये करना है कि आपका जो एक्चुअल एनवायरनमेंट होता है एग्जाम के टाइम पे, वो एनवायरनमेंट आपको मिले। तो वो एनवायरनमेंट के लिए डेफिनेटली आपको अपना मोबाइल फोन, आपके नोट्स, सब कुछ यहाँ से दूर रखना पड़ेगा। जिस भी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर आप टेस्ट दे रहे होगे, आपको यहाँ पर चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। कहने का मतलब है कि आपने वो क्वेश्चन देखा और वो क्वेश्चन एकदम आपके फैमिलियर है, और आपको ये भी मालूम है कि इसका आंसर आपके नोट्स में अवेलेबल है, या आपके मोबाइल फोन में अवेलेबल है, या अगर आपके हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं देखनी है। तो नो चीटिंग। तो आपको डेफिनेटली जब प्रिपरेशन आपने करी होगी तो अच्छे से रिवीजन किया होगा। अब वो क्वेश्चन अगर आपके सामने आया है, और अगर उस समय आपको वो चीज़ ध्यान में नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि आपका रिवीजन कमजोर है। आपने पढ़ा तो है उस चीज़ को, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो स्टोर्ड भी है, लेकिन सही टाइम पे अब उसको अप्लाई नहीं करा। तो ये चीज़ भी जो होती है, ये आपके मेन एग्जाम में भी आपके साथ हो सकती है। और मेन एग्जाम में तो आपके पास कोई नोट्स अवेलेबल नहीं रहेगा, कोई मोबाइल फ़ोन अवेलेबल नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप घर में टेस्ट दे रहे हो या किसी सेंटर पे जाके टेस्ट दे रहे हो, तो वहां पर आपको चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक। अब लेट अस सपोज कि आपका टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, आपने सब्जेक्ट का टेस्ट दिया था, वो टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब वो टेस्ट के जो भी आपको मार्क्स मिलते हैं, उस मार्क्स को देख के आपको ना ही अंडर कॉन्फिडेंट होना है, ना ही आपको अंडर कॉन्फिडेंट होना है, और ना ही आपको ओवर कॉन्फिडेंट। अब ये कब मिलेगा आपको? अगर आपके नंबर बहुत कम आ गए आपके एक्सपेक्टेशन के रिस्पेक्ट, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि अगर यहाँ पर नंबर कम आ रहे हैं तो एग्जाम में भी नंबर कम होंगे। अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस, कई बार ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कि अरे मेरे को तो सब आता है, सारे नए क्वेश्चन मेरे से बन गए, सारे जो क्वेश्चन मेरे सामने आए थे उसको मैंने सही अटेम्प्ट किया। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसके रिस्पेक्ट में ना ही आपको अंडर कॉन्फिडेंट होना है, ना ही आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना है। ठीक है। आपको अपना माइंड स्टेट जो है उसको बैलेंस करके चलना है। लेवल आपके माइंड का जैसे बैलेंस फॉर्म में अभी तक था वैसे ही रखना है। अब लेट अस सपोज कि आपके मार्क्स जो हैं वो कम है, तभी आप अंडर कॉन्फिडेंट हो गए। तो आपको ये जानना है कि आपके जो मार्क्स कम आए हैं टेस्ट में, उसके पीछे का कारण क्या था। अब इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? या तो क्वेश्चन आपने जो देखा वो आपके नोट्स में अवेलेबल था, टाइम पे आपको याद नहीं आया,
या ऐसा भी हो सकता है कि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन था आपने उसका कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। या तो ऐसा हो सकता है कि आपने वहां पर कोई कैजुअल मिस्टेक कर दी जिसको आप लोग सिली मिस्टेक भी बोलते हैं। अब सिली मिस्टेक कैसे हो सकती है कि आपने क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ा और आधा अधूरा पढ़ के ही आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ गया नहीं इसका आंसर तो ये होगा। आपने पूरा क्वेश्चन रीड नहीं किया और आपने इसका आंसर कर दिया। नेक्स्ट सिली मिस्टेक कब हो सकती है, जब आपने कोई इंपॉर्टेंट टर्म अपने क्वेश्चन का छोड़ दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपसे आंसर पूछा था परसेंटेज में और आपने आंसर जो है वो फ्रैक्शन में निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल 18% आंसर आना चाहिए था, लेकिन आपने जो आंसर लिखा वो 0.8, गलत हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कि आपको वो कॉन्सेप्ट आता नहीं था, आपको कॉन्सेप्ट आता था, लेकिन आपने क्वेश्चन को प्रॉपर रीड नहीं किया और आपने यहाँ पर मिस्टेक कर दी। तो एक तरीका ये भी हो सकता है मिस्टेक होने का। दूसरा, कोई एकदम ही न्यू क्वेश्चन आ जाए जो बिल्कुल आपके नोट्स के पार, आपने कभी भी उस चीज के बारे में देखा नहीं, वो आपके नोट्स में कभी है भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बेटर है अवॉइड करना। क्योंकि अगर मान लीजिए आप नोट्स को फॉलो कर रहे हो अच्छे तरीके से, तो नोट्स में जो जानकारी आपको दी जाती है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दी जाती है। उसके बियॉन्ड मैक्सिमम चीज़ें नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके नोट्स में है ही नहीं, आपने कभी देखा ही नहीं, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपके अलावा सबके लिए नया होगा, जो जान पूछ के सेट भी किया जाता है ताकि आप पर मिस्टेक करो और हमें रैंकर्स को डिसाइड करने में कोई डिफिकल्टी हो जाए। तो एक मिस्टेक का कारण ये भी हो सकता है। देन कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है आपसे न्यूमेरिकल्स में। आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको फॉर्मूला पता है, सब पता है, लेकिन आप जिस समय कैलकुलेशन कर रहे हो वहां पर आपने मिस्टेक कर दी। तो कैलकुलेशन मिस्टेक को अवॉइड करने का तरीका क्या होता है, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो जिसमें न्यूमेरिकल्स इंवॉल्व है। अगर आपसे केयरलेस मिस्टेक हो रही है तो आप अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दो ताकि केयरलेस मिस्टेक आपसे दूर हो जाए। और अगर आपका कोई कॉन्सेप्चुअल पार्ट मिस हो जाता है तो आप अपने नोट्स को फिर से रिवाइज करो। जब ये चीज़ों को आप फुलफिल करोगे तब क्या होगा, आप जब दोबारा टेस्ट लोगे तो वहां पर आपको कोशिश करनी है कि जो मिस्टेक आपने पहली वाली टेस्ट में करी थी उसको आप दोबारा, क्योंकि टेस्ट सीरीज का जो मेन पर्पस ही होता है वो क्या होता है, लर्निंग होता है। लर्निंग और टू ओवरकम द मिस्टेक, टू ओवरकम द मिस्टेक, ताकि ये मिस्टेक आप अपने एग्जाम में ना दो। ये बेसिक पर्पस होता है टेस्ट सीरीज का। अब मान लो आप इसमें आपने बहुत अच्छे नंबर लिए, तो आप यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हो कि यार मेरे को तो सब आता है। अब ऐसा करने पे कई बार ऐसा भी होता है कि आपने दोबारा टेस्ट दिया तो आपने बिना पढ़े दे दिया, क्योंकि आपको पिछले वाले टेस्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आए तो आगे वाले टेस्ट को भी मैं दे दूंगा। तो आपने बिना पढ़े टेस्ट दिया और अगले टेस्ट में आपके नंबर एकदम कम हो, तो आप अगेन डीमोटिवेट हो जाओगे और तब ऐसा डीमोटिवेशन होता है कि आपको फिर दोबारा पढ़ने की इच्छा नहीं होती वो सब्जेक्ट। कि कभी कम आ रहे हैं कभी ज्यादा आ रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है कभी। इसलिए आपको अपना माइंड स्टेट एकदम बैलेंस फॉर्म में चल के लेके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट, आप जो टेस्ट दे रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से आप एनालाइज करो, खुद को समय दो। जो टेस्ट आपने दिया, इनफैक्ट जो आंसर आपके सही भी हुए हैं, एक बार उसका भी एक्सप्लेनेशन चेक करो। ठीक है, कि आपने जैसे सॉल्व किया था या जो कॉन्सेप्ट आपने लगाया था क्या वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगा हुआ है, उसको भी चेक करो। ठीक है, तुक्का मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुक्का मारोगे तो यहाँ पर डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग की चांसेस होती है, तो मोस्टली आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। और नेगेटिव मार्किंग का एक और कारण होता है, वो होता है ओवर थिंकिंग। वो होता है ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग जो होती है ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। कहने का मतलब है सिंपल सादा क्वेश्चन आपके सामने है तो उसको सिंप्लीफाइड तरीके से समझो। अपने मन में चीज़ों को ये मत सोचो कि यार इसमें ये भी कॉन्सेप्ट आ सकता है क्या, वो भी कॉन्सेप्ट आ सकता है क्या। ठीक है, इसमें अगर ये पार्ट दिया हुआ है तो मैं उसको इससे भी रिलेट कर सकता हूँ क्या, ये काम मत करना। अगर ओवर थिंकिंग आपने करी तो 90% चांसेस रहता है कि आपका वो क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हो जाए। और गलत हुआ तो फिर बाद में आपको बहुत अखरेगा, क्योंकि आपने उसके लिए बहुत टाइम इन्वेस्ट किया और आपको उसके मार्क्स भी नहीं मिले, उल्टा नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग का वन ऑफ द मेजर रीजन यहाँ पर ओवर थिंकिंग। तो ये चीज भी आपको बेटा यहाँ पर क्या करनी है, अवॉइड करनी है। तो यू हैव टू अवॉइड द ओवर थिंकिंग। ठीक, तो टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शुरुआत में आप चाहो तो टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो। जैसा आपने मान लीजिए कि 2-3 टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो आप पहले टॉपिक वाइज टेस्ट दो। फिर आपका जब सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो। फिर उसके बाद जब आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स तैयार हो जाए तो मल्टी सब्जेक्ट के टेस्ट भी होते हैं, उसको भी आप यहाँ पर दे सकते हो। देन फाइनली आपका फुल लेंथ टेस्ट हो। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कम से कम
एग्जाम के पहले आपको 4 फुल लेंथ टेस्ट तो देना ही चाहिए, ठीक है। और टेस्ट सीरीज एटलीस्ट आपको 1 महीना पहले स्टार्ट कर देना। बाकी 1 महीना भी मैं बोल रहा हूँ ये भी कम है, आपको वैसे 2 महीना पहले से ही टेस्ट स्टार्ट कर देना है। और इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि आपका टॉपिक या सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो जाए तब भी आपको उसका एक टेस्ट दे देना चाहिए। इसी बहाने क्या होगा कि आप उस सब्जेक्ट को रिवाइज तो करोगे, और रिवाइज करने के बाद अगर आपसे कुछ मिस्टेक होती तो वहीं पर पकड़ जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके ऊपर अच्छा कमांड कब आएगा आपका, जब आपका मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम रिवीजन होगा, जब आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा, तो अब उस पर आपको प्रॉफिट ये होगा कि कम समय के अंदर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन के कैलकुलेशन को एक्यूरेटली कर पाओ। बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में एक बार कॉन्फिडेंस आपका आने लग, कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस आपका आने लग जाए, तो इसका मतलब है कि आपका एग्जाम भी लगभग वैसे ही जाए, क्योंकि टेस्ट सीरीज का जो लेवल होता है नॉर्मली आपके एग्जाम्स के लेवल से थोड़ा सा हायर लेवल पे सेट किया जाता है, ताकि अगर आपका कमांड इसके ऊपर अच्छा बन गया तो आप एग्जाम में भी अच्छा कर पाओगे। और जाहिर सी बात है, अगर आप नोट्स पढ़ के जाओगे अच्छे से, मैंने यहाँ पर जो आपको पढ़ाया है लगभग आपके सारे एग्जाम्स कवर हो रहा है, तो वो नोट्स को अगर आप पढ़ोगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको, और टेस्ट में भी आपके नंबर अच्छे आएंगे और मेन पेपर में भी नंबर अच्छे आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि टेस्ट सीरीज से बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए। आपको टेस्ट सीरीज सिर्फ सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और टेस्ट को जितना ईमानदारी से दोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप चीटिंग करते हो टेस्ट के टाइम पे तो आपकी वो एक हैबिट हो जाएगी, और आपको मालूम है कि मेन पेपर में आपके पास ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिसपे आप चीट कर सकते हो। तो बेटर आपके लिए यही रहेगा कि टेस्ट अगर दे रहे हो तो पूरी ईमानदारी से दो, और पढ़ के दो, तैयारी करके दो, ठीक है। अच्छा, एक और कई बार मोटिव रहता है बच्चों का कि सर हमें तो सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए थे इसलिए हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, ठीक है। अब ये चीज़ आपको हर टेस्ट पे नहीं करनी। मैंने क्या बोला, कम से कम आपको फुल लेंथ 4 टेस्ट ईमानदारी से देने। तो अगर मान लो कि आपके टेस्ट सीरीज में 10 फुल लेंथ टेस्ट है, तो आप 6 टेस्ट के लिए ऐसे सबमिट कर दो सिर्फ क्वेश्चंस के लिए। आपको सिर्फ अगर क्वेश्चंस चाहिए तो आप 6 टेस्ट को यहाँ पर ऐसे सबमिट कर दो, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कर लो, सोल्यूशन देख लो उसका। लेकिन कम से कम 4 टेस्ट तो बेटा आपको फुल लेंथ देने ही चाहिए, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें, ठीक है। तो ऐसा अपने आप को आपको डिवाइड करना है। फिर एक कॉमन चीज क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो, अब इसमें क्या होगा, आपके सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, टेक्निकल भी आता है, नॉन टेक्निकल भी आता है। अब मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आज के टाइम पे आपका स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट जो है आपका, हो सकता है टेस्ट जब आप दे रहे होगे फुल लेंथ तो काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकल गए। अब ऐसा क्यों हुआ, पहले तो आपसे ये क्वेश्चन बनता था, अब आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज आपने अपने रिवीजन को बहुत डिले कर दिया, तो डिलेड रिवीजन। तो अगर आज आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ तो आपने 1 महीना 2 महीना इस सब्जेक्ट को रिवाइज ही नहीं किया। तो भैया ह्यूमन ब्रेन है, भूलना, मतलब भूल जाता है, बहुत सारी चीज़ों को भूल जाता है, इसलिए आपको उसे अप टू डेट रखना है। तो अगर मान लो कोई सब्जेक्ट अगर आपका आज कंप्लीट होता है तो विद इन 10 डेज अगेन आप उसको रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद अगेन कुछ गैप और दो जिसमें आप दूसरा सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हो, उसके बाद अगेन आप इस सब्जेक्ट को रिवाइज करो। खास तौर पे जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए हैं उसके ऊपर तो आपका कमांड एकदम 100% होना चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए, ठीक है। इसलिए जो सब्जेक्ट आपने कर लिया है, अगर उसका रिवीजन आपने छोड़ दिया बीच में, तो मान के चलो आगे चल के ये भी आपके लिए एक नया सब्जेक्ट ही बन जाएगा, और तब आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि वापस से मैं लेक्चर को देखूं, वापस से मैं नोट्स को पलटाऊं, क्योंकि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता है कि आप उस चीज़ को दोबारा से अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाओ। इसलिए रिवीजन का जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो बहुत ही कम समय के अंदर सारे सब्जेक्ट्स आपको रिवाइज करने हैं, खास तौर पे वो सब्जेक्ट जो आपने पहले करे, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप टेस्ट दोगे फुल लेंथ का तो डेफिनेटली आपके नंबर जो है वो अच्छे हैं, ठीक। तो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जो टेस्ट सीरीज पसंद आए आप ज्वाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जहाँ से आपको बनाना है आप बना सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है इसके ऊपर। बाकी अन अकेडमी की तरफ से भी टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए अवेलेबल है, और खास तौर पर अभी जो मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। जो हमारा नया बैच आने वाला है वो 31 दिसंबर से आने वाला है, और इस बैच में हम लोगों ने एसएससी जेई, आपके स्टेट ए जेई के एग्जाम, और खास तौर पे जो आपका यूपीपीएससी का पेपर आने वाला है उसको भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो अभी 55% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप हमारे सब्जेक्ट बैच को ज्वाइन कर सकते हो, इसमें यूपीपीएससी का भी आपका कवर हो जाएगा। इसका जो ड्यूरेशन है 12 महीने का है, 24 महीने का है, 6 महीने का भी अवेलेबल होता है। इसका प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हो,
तो इस पर्टिकुलर प्राइस में आपको यहाँ पर 1 साल का कोर्स मिल जाएगा और इस पर्टिकुलर प्राइस में आपको 2 साल का कोर्स मिल जाएगा। कम से कम बेटा 1 साल का कोर्स तो आपको हमेशा परचेज करना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, खत्म होने में समय लगता है। अब ये जो स्पेशल ऑफर आपको दिख रहा है, इसको अवेल करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, परन मंत्री। तो मेरा ये कोड यूज़ करके अनअकैडमी के ऊपर कोई से भी सब्जेक्ट को या कोई से भी सब्सक्रिप्शन को आप डिस्काउंटेड प्राइस में परचेज कर सकते हो। लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर वैलिड है, उसके पहले आप इसको कवर कर लो। वैसे ही आपका जो आरआरबी जेई का है, तो ये गोल में भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। इसका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों अवेलेबल रहेगा आपके लिए, तो इसको भी आप परचेज कर सकते हो। अगेन यहाँ पर भी आपको कोड लगाना है परन। करेंटली जो प्लस प्लेटफॉर्म है उसमें मेरे सब्जेक्ट्स चल ही रहे हैं। तो अभी अगर मैं बात करूँ तो मेरा अनअकैडमी प्लस में स्टेट स्ट्रक्चर चल रहा है। ये मैं एसएससी गोल की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपके सारे एग्जाम लगभग कवर हो जाते हैं। साथ में मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। और अभी 31st को मैं जियो टेक भी स्टार्ट कर, आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग जियो टेक। तो प्लस के ऊपर ये 3 सब्जेक्ट मेरे अभी चल रहे हैं। ठीक है, स्टील की अभी 10-12 क्लासेस हुई हैं, सॉम की भी अभी 3 ही क्लासेस हुई हैं, और जियो टेक अभी स्टार्ट होगा 31st। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स अपन यहाँ पर डील कर रहे हैं। इसके अलावा बीएमसी भी स्टार्ट हो रहा है आपका, और बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, और साथ में जनरल साइंस भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डिस्काउंट कोड आपको हमेशा यही यूज़ करना है अनअकैडमी के ऊपर, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन अगर आप करते हो तो। ठीक है, और जो हमारा आरआरबी बैच है उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट हुआ था और साथ में मशीन स्टार्ट हुआ था। तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन दिस बैच ऑल्सो। इसका गोल अलग होता है और एसएससी वाला गोल अलग है। एसएससी वाले गोल में आपके सारे स्टेट एज के एग्जाम कवर हो जाते हैं, लगभग जितने भी इंडिया में एग्जाम होते हैं सब कुछ वहाँ पर क्लियर करवा दिया जाता है। उसके लिए आप हमारी स्पेशल क्लासेस देख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर नोट्स अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो ताकि आपको आइडिया लग जाए। बाकी अनअकैडमी ऐप के बहुत अच्छे फीचर है, रेज हैंड ऑप्शन सिर्फ इसी ऐप पे मिलेगा। क्लास में जब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो पोल्स के थ्रू करते हैं, फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड वर्कबुक्स हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है। एजुकेटर कम्युनिटी पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि हर बैच की अपडेट आपको मिल सके, और बहुत ही कम डेटा कंजम्पशन के साथ और अनलिमिटेड एक्सेस के साथ आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हो। जब कोई लाइव लेक्चर यहाँ पर सेव होता है उसकी पीडीएफ आपको इंस्टेंटली मिल जाती है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप्स पे हमने आपको नोट शेयर कर रखे हैं, और जितने भी हमारे एजुकेटर्स हैं सभी टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ाते हुए नजर आएंगे। सो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक गाइडलाइंस भी थी रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज एंड रिगार्डिंग अवर अपकमिंग बैच। तो आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा और आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन भी प्लान करें। चलो, थैंक यू एवरीवन, मे गॉड ब्लेस यू।